नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो जैसा कि हम लोग चल रहे थे कि टेस्ट श्रृंखला चल रही थी वरिष्ठ अध्यापक के लिए, तो उसी कड़ी में हम लोग आज करने जा रहे हैं पटाक्षेप नहीं होगा के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पटाक्षेप नहीं होगा यह क्या है? वैसे तो मैंने इसको बहुत अधिक विस्तार से बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा फिर मैं बता देता हूं। पटाक्षेप क्या होता है? पर्दा गिराना। पटाक्षेप नहीं होगा मतलब अभी पर्दा नहीं गिरेगा। पर्दा नहीं गिरेगा कहने से तात्पर्य है कि जो कहानी हेतु भारद्वाज जी कह रहे हैं, जो नाटक चल रहा है, उसका पर्दा गिरने वाला नहीं है। वो कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली है। हेतु भारद्वाज जी की बहुत ही शानदार कहानी है। यह कहानी रामनेर गांव की कहानी है और वहां के ठाकुर राम सिंह की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है। ठाकुर राम सिंह के चमारों के साथ संघर्ष की कहानी है। पटाक्षेप नहीं होगा, इसके बारे में विस्तार से मैं पहले बता चुका हूं। अभी हम इसके बारे में प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इसका सारांश पहले करवाया जा चुका है। तो साथियों आ जाइए पहले प्रश्न पर। हेतु भारद्वाज का जन्म, हेतु भारद्वाज जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ए, बै, से या फिर द? कब हुआ था हेतु भारद्वाज जी का जन्म? बता सकते हैं आप। हेतु भारद्वाज जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 15 जनवरी 1937 में। 15 जनवरी 1937 में। कहाँ हुआ था? रामनेर गांव में। कहाँ हुआ था? रामनेर गांव में। रामनेर गांव में। कहाँ हुआ था? रामनेर गांव में। और आपको बता देना चाहता हूं कि यह कहानी जो है यह भी रामनेर गांव की ही कहानी है। वहां के ठाकुर राम सिंह, केसरी सिंह और उनके संघर्ष की कहानी है हेतु भारद्वाज की। पटाक्षेप नहीं होगा। हेतु भारद्वाज जी द्वारा रचित रचना है ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द क्या है? तो बताना चाहता हूं 3 कमरों का मकान, बैठे ठाले की जुगालियां। 3 कमरों का मकान और बैठे ठाले की जुगालियां। प्रमुख साहब आ रहे हैं। क्या है? प्रमुख साहब आ रहे हैं। कुछ इधर की, प्रमुख साहब आ रहे हैं, कुछ इधर की कुछ उधर की। परिवेश की चुनौतियां और साहित्य। परिवेश की चुनौतियां और साहित्य। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी जो रचनाएं हैं वो हेतु भारद्वाज जी द्वारा ही रचित है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत लंबी श्रृंखला है प्रश्नों की और बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को। और लगातार ये टेस्ट श्रृंखला जो है वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा तक चलेगी। उसके बाद में ये तृतीय श्रेणी अध्यापक और सीईटी के लिए, ये लगातार हिंदी के लिए लगातार ये परीक्षा चलती रहेगी, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हो चाहे व्याख्याता की। जहां तक प्रयास यही रहेगा कि ये रुकने वाला नहीं है और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। हेतु भारद्वाज द्वारा रचित कृति है छुपाने को छुपा जाता है, बनती बिगड़ती लकीरें, तीर्थ यात्रा। उपयुक्त सभी। तो उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न इसलिए आपको याद करवाए जाते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो इनका सारांश नहीं पढ़ पाते हैं या जिन लोगों तक रचनाकार का परिचय नहीं पहुंच पाता है, उन लोगों के लिए इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए कि वो केवल प्रश्नोत्तर पढ़कर भी अपने आप को ऐसा महसूस न करें कि उन लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न, ताकि उनको सभी रचनाएं याद हो जाए। आपको ये सभी रचनाएं याद भी रखनी है। हेतु भारद्वाज जी द्वारा रचित रचनाएं। पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी में किस गांव का वर्णन किया गया है? ए, बै, से या फिर द? तो किस गांव का वर्णन किया गया है? रामनेर गांव का। और रामनेर गांव के गब्बर सिंह का भी वर्णन किया गया है। गब्बर सिंह वहां का ठाकुर राम सिंह। कौन है? ठाकुर राम सिंह है, गब्बर है वहां का। वही ठाकुर है। ये शोले की तरह दो नहीं है, ठाकुर अलग और गब्बर अलग। ये रामनेर गांव है जहां गब्बर भी वही है और ठाकुर भी वही है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया है?
पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का प्रकाशन। हाँ, और एक बात और बता देना चाहता हूं, इस कहानी में भी जय और वीरू की तरह बलवीर और महेंद्र आते हैं गब्बर का शासन खत्म करने के लिए, उसके अत्याचारों को खत्म करने के लिए। तो लेकिन ये वास्तविकता है, ये फिल्म नहीं है, और वास्तविकता में जो होता है वही इसमें दिखाया गया है। बलवीर और महेंद्र को बुरी तरह से पीटा जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। तो ये थी रामनेर की कहानी है। आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, प्रश्नों के साथ साथ कहानी भी सुनते जाएंगे। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया था? पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया था? तो किस पत्रिका में किया गया था? हंस पत्रिका में। कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया था? हंस पत्रिका में किया गया था। और कब किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं कहानी में, अभी तो चलते हैं। हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम बार कब मिला था? प्रथम बार कब मिला था? ए, बै, से या फिर द? तो कब मिला था? 1980 ईस्वी में मिला था राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु भारद्वाज जी को। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में गांव के मुखिया ठाकुर का क्या नाम था? ठाकुर का क्या नाम था? कौन सी? रामनेर। और वो शोले में कौन सा था? रामगढ़ था। रामनेर। रामनेर गांव का जो ठाकुर था उसका नाम क्या था? मुखिया का नाम क्या था? पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में गांव के मुखिया का नाम क्या था? तो गांव के मुखिया का नाम था, गांव के मुखिया के नाम की बात है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में गांव के मुखिया का नाम क्या था? तो यहां दो नाम आ जाते हैं, राम सिंह भी था और केसरी सिंह भी था। राम सिंह भी था और केसरी सिंह भी था। केसरी सिंह जो थे वो मुखिया थे आजादी पूर्व के, और जो राम सिंह है वो आजादी बाद के मुखिया थे, आजादी बाद के। और राम सिंह के बाद जो मुखिया बना था वो बना था इसी का बेटा नाहर सिंह है, इसी का बेटा नाहर सिंह है। केसरी सिंह का बेटा था राम सिंह, राम सिंह का बेटा था नाहर सिंह। तो ये क्रम संविधान लागू होने के बावजूद भी, लोकतंत्र के बावजूद भी ये वंशावली चलती रही। ठाकुर के बेटे का क्या नाम था? ठाकुर के बेटे का नाम था ए, बै, से या फिर द? तो ठाकुर के बेटे का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह ठाकुर के बेटे का नाम था। जो चलो ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में, क्योंकि आगे प्रश्न उत्तर करने हमने। आजादी के बाद रामनेर गांव में क्या बदलाव हुए? आजादी के बाद रामनेर गांव में क्या बदलाव हुए? देखते हैं क्या बदलाव हुआ। ए, बै, से या फिर द? स्कूल का खुलना, डाक खाना खुलना, 10 गुना लगान जमा करवाकर, 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों का स्वयं जमीन का मालिक बन जाना। तो ये सारे के सारे बदलाव हुए थे। उत्तर है द, यह बताने के लिए कि कहानी क्या थी और कहानी में क्या हुआ था। क्या हुआ था? जैसे ही देश आजाद हुआ और निर्विरोध राम सिंह को जब प्रधान चुना गया तो उसके बाद क्या बदलाव हुए थे? स्कूल का खुलना, डाक खाने का खुलना, 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों का स्वयं जमीन मालिक बन जाना। स्कूल क्या खुला? नाम मात्र का स्कूल खुला था। डाक खाना क्या खुला? नाम मात्र का डाक खाना खुला था। केवल नाम थे इन चीजों के, और वहां कुछ नहीं था। सब का सब जो पैसा आता था सारा राम सिंह के जेब में जाता था। कहानी में गांव के ठाकुर के सहयोगी किसे बताया गया है? कहानी में गांव के ठाकुर के सहयोगी किसे बताया गया है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसे बताया गया है? ब्राह्मणों को। जो ठाकुर के सहयोगी थे वो थे ब्राह्मण। किसके थे? ब्राह्मण। फगना कौन था? फगना तो विरोध में खड़ा होने वाला था। बलवीर में महेंद्र कौन थे जिन्होंने फगना को खड़ा किया था? फगना कौन था? जाति से चमार था, और सभी चमारों ने लगभग फगना का ही साथ दिया था, कुछ चमारों को छोड़कर, जिन्होंने पहली बार किसको वोट डाले थे? राम सिंह को वोट डाले थे। मुखिया द्वारा गांव वालों को रामनेर गांव का नाम पंडित नेहरू तक जाने का कारण क्या बताया गया? क्या मुखिया द्वारा गांव वालों को रामनेर गांव का नाम पंडित नेहरू तक जाने का कारण क्या बताया गया? ए, बै, से या फिर द? स्वयं की राजनीतिक पहुंच, निर्विरोध चुनाव, ऊपरी दबाव, ए व बी? क्या बताया गया? तो क्या बताया गया था? निर्विरोध
चुनाव। निर्विरोध चुनाव क्या हुआ था? जब देश आजाद हुआ तो पहली बार चुनाव की बात आई। उस वक्त तक ठाकुर केसरी सिंह वहां का मुखिया हुआ करता था। ठाकुर ने कहा कि मैं अब मुखिया नहीं बनना चाहता, मैं इस उत्तरदायित्व से अब मुक्ति चाहता हूं, यह भार अब मुझसे नहीं उठाया जाता है। तब कुछ चापलूस लोगों ने, कुछ उसके लोगों ने, कुछ उसके गुर्गों ने, कुछ उसके चमचों ने मिलकर उसी के बेटे राम सिंह को निर्विरोध उस गांव का प्रधान मुखिया चुन दिया था। और यही बात उन लोगों ने, इसी बात के लिए उन लोगों ने कहा कि यह बात जो है, इस बात के कारण रामनेर गांव का नाम जो है वो नेहरू तक गया था। रामनेर गांव में किस दलित जाति की संख्या सबसे ज्यादा थी? रामनेर गांव में किस दलित जाति की संख्या सबसे ज्यादा थी? क्योंकि हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जो मुखिया चुने जाते हैं वो वोटों से चुने जाते हैं, संख्या से चुने जाते हैं। ऐसी स्थिति में संख्या बड़ी मायने रखती है। और देखते हैं कि रामनेर गांव में किसकी संख्या ज्यादा थी। तो ए बैस है या द चमार, चमार जाति की संख्या सबसे ज्यादा थी। किसकी? रामनेर गांव में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? चमार जाति की थी। गांव में बदलाव की पहली बयार क्या थी? गांव में बयार की पहली गांव में बदलाव की पहली बयार क्या थी? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो क्या थी? पहली बयार थी दो ब्राह्मण भाइयों का, महेंद्र व बलवीर द्वारा दिल्ली जाकर काम करना। यह बदलाव की पहली बयार थी। हवा का रुख बदला है कि तुम बदल मत जाना। मुखिया ने नाराज होकर किसे जमीन से बेदखल करके उस पर जबरन अपना कब्जा जमा लिया? मुखिया ने नाराज होकर किसे जमीन से बेदखल करके उस पर जबरन अपना कब्जा जमा लिया था? ए ब स या फिर द? बलवीर व महेंद्र के पिता को। बलवीर व महेंद्र के पिता को। किसकी जमीन को? मतलब बलवीर व महेंद्र के पिता की जमीन को जबरदस्ती उन्होंने दबा लिया था, बलवीर व महेंद्र की। और आपको बता देना चाहता हूं, बलवीर व महेंद्र के पिता की इन्होंने हत्या भी करवा दी थी। प्रश्नों में पूरी कहानी आ जाएगी क्योंकि प्रश्न जो बने हुए हैं वो कहानी के अनुसार ही बने हुए हैं। कहानी के अनुसार किन के मन में मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो ए बलवीर व महेंद्र में। मैंने आपको पहले बता दिया, बलवीर व महेंद्र जो जाति से ब्राह्मण थे, उनके जो पिता थे वो ठाकुर केसरी सिंह के अन्याय का विरोध किया करते थे, इसलिए उसकी जमीन को दबा लिया गया था, उसे जमीन से बेदखल कर दिया गया था और एक दिन उसकी हत्या भी कर दी गई थी। इसलिए बलवीर व महेंद्र अपने मामा के साथ दिल्ली चले गए थे और वहां जाकर चपरासी की नौकरी करने लग गए थे और इसलिए वो ठाकुर से खार खाते थे और उसे हराना चाहते थे चुनाव में। इसलिए वो दूसरे चुनाव में लौट कर आते हैं और चमारों को जागृत कर रहे हैं ठाकुर के खिलाफ। बलवीर व महेंद्र के मतानुसार मुखिया के आतंक से गांव वालों को मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो उत्तर रहेगा ब, चमारों को संगठित करके। चमारों को संगठित करके। प्रश्न संख्या 17 क्या है? प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, सूखा और बाढ़ जैसे कारणों की वजह से चुनाव टलने पर राम सिंह ने कितने वर्ष तक प्रधानी करता रहा? सूखा और बाढ़ जैसे कारणों की वजह से चुनाव टलने पर राम सिंह कितने वर्ष तक प्रधानी करता रहा? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो ब, 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। राम सिंह ने कितने वर्ष प्रधानी की थी? 17 वर्ष। टोटल वह 3 बार प्रधान चुना गया था। कितनी बार? 3 बार। तो 5 × 3 15 और 2 बार एक्स्ट्रा 17 बार वह 17 वर्ष उसने प्रधानी की थी। गांव के किसानों ने स्वयं की जमीन का मालिक बनने के लिए कितने गुना लगान जमा करवाया था? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो कितने गुना? 10 गुना। उत्तर है सी, 10 गुना लगान जमा करवाया था किसानों ने। महेंद्र के पिता की लाश कहां मिली थी? महेंद्र के पिता की लाश
कहाँ मिली थी? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? महेंद्र के पिता की लाश कहाँ मिली थी? गांव के पास नहर में। गांव के पास नहर में महेंद्र के पिता की लाश मिली थी। प्रश्न संख्या 20, प्रधान के चुनाव में फगना की हार क्यों हुई थी? प्रधान के चुनाव में फगना की हार क्यों हुई थी? अब फगना की हार तो 2 बार हुई थी। फगना की हार कितनी बार हुई थी? 2 बार हार हुई थी। उसे राजनीतिक समर्थन नहीं था, वह बीमार हो गया था, चमारों की आपसी फूट के कारण, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर है सी, चमारों की आपसी फूट के कारण। चमारों की आपसी फूट के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा था। कुल कितनी बार चुनाव हुए थे? चुनाव जो है वो लगभग 4 बार हुए थे। पहली बार राम सिंह को निर्विरोध चुन लिया गया था और चमारों को या अन्य जातियों को पता ही नहीं था कि क्या प्रधानी होती है। दूसरी बार जब महेंद्र और बलवीर ने चमारों को जागृत किया और उनको बताया कि तुम्हारी संख्या ज़्यादा है और तुम जीत सकते हो, तब क्या होता है? तब ये होता है कि जो गरीब और मजदूर जो होते हैं, चमार जाति के लोग, जो दूसरा वर्ग होता है जो गरीब और मजदूर होता है, उस वर्ग को वो डरा धमकाकर उसके वोट अपने पक्ष में डलवा लेते हैं। और दूसरी बार, पहली बार राम सिंह निर्विरोध जीतता है और दूसरी बार फिर राम सिंह निर्विरोध जीत जाता है। अब आता है तीसरा चुनाव। तीसरे चुनाव में यह तय हो जाता है कि इस बार 100% चमार जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक अधिकारी रणवीर सिंह, चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह आ जाता है और वो चमारों की महिलाओं के जो वोट है फर्जी तरीके से डलवा देता है और इस बार फिर राम सिंह 100 मतों से जीत जाता है। अब आते हैं चौथे चुनाव। चौथे चुनाव में क्या करता है? राम सिंह बड़ी ही चालाकी से चमारों में फूट डाल देता है और चमार जाति से एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है जिसका नाम है लच्छी राम, जो राम सिंह का कर्जदार है और राम सिंह का ही गुलाम है, उसको चमारों में से खड़ा कर देता है। यह बात चमारों को, अन्य चमारों को पसंद नहीं आती और वह क्या करते हैं, उसकी जगह, लच्छी राम की जगह उसके सामने इतवारी को खड़ा कर देते हैं। किसको? इतवारी को खड़ा कर देते हैं। अब ये दो व्यक्ति चमार जाति से खड़े हो जाते हैं और धीरे से ऐन वक्त पर अपने पुत्र नाहर सिंह का पर्चा भी भर देता है। अब ब्राह्मण, ठाकुर और ब्राह्मण दोनों के वोट एक जगह डलते हैं। किसको? नाहर सिंह को। और चमारों के जो वोट होते हैं वो लच्छी राम और इतवारी में बट जाते हैं और इस तरह से कहानी का अंत होता है। एक बार पुनः चमारों की हार होती है और ठाकुर जीत जाते हैं और लोकतंत्र की हत्या होती है। पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी किस जाति का था? पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी किस जाति का था? किस जाति का था? ए, बै, से या फिर द? तो किस जाति का था? ठाकुर जाति का था। नाम था रणवीर सिंह। नाम था रणवीर सिंह, जो नोट लेकर दारू पीकर वोट जो होता है फर्जी तरीके से डलवा देता है। प्रश्न संख्या है 22। दूसरी बार हुए चुनाव में राम सिंह ने फगना को कितने वोटों से हराया था? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो कितने वोटों से हराया था? बै 100 वोटों से हराया था। कितने वोटों से हराया था? 100 वोटों से हराया था। राम सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पर चुनाव के लिए किसे तैयार किया गया? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसे किया गया? लच्छी राम चमार को तैयार किया गया था। किसे? लच्छी राम चमार को तैयार किया गया था। इसमें कुछ बातें नहीं आई है, जैसे आपको बता देना चाहता हूँ। इसका सारांश रूप में यही रहेगा कि इसमें एक दयाराम नाम का एक गुर्गा भी है जो राम सिंह का खास है और वहाँ जो विद्यालय खोला जाता है उसका अध्यापक भी
दयाराम जो है वहीं उस विद्यालय का अध्यापक भी बनता है और वहीं बाद में प्रधानाध्यापक भी बन जाता है। प्रधानाध्यापक भी बन जाता है, जो कभी कभार विद्यालय आता है और बच्चों को कभी पढ़ाता नहीं है, जब भी आता है बच्चों को मारता है और कहता है कि बच्चों, अध्यापक की मार तो बड़ी किस्मत वालों को ही मिलती है। पर ये बड़े अफसोस की बात है कि बच्चों को यह किस्मत से मिलती नहीं थी, बहुत कम मिलती थी, क्योंकि जो दयाराम था वो कभी कभार आता था, स्वभाव से बड़ा ही झगड़ालू था, झगड़ालू और लड़ाई खोर था, बात बात पर, हर छोटी बड़ी बात पर लड़ लिया करता था। और उसी तरह वहाँ एक डाकघर भी खुला था, उस डाकघर को भी यह दयाराम ही संभालता था। तो ये था दयाराम। और इसके अलावा इसका सारांश के रूप में हम देखें तो सारांश इसका ये है कि ये जो कहानी है ये रामनेर गांव की कहानी है। वैसे मैं इसका सारांश करा चुका हूं, रामनेर गांव की कहानी है। और रामनेर गांव की कहानी में क्या है, एक तरफ ठाकुर है और ठाकुर प्लस ब्राह्मण है, तो दूसरी तरफ क्या है, चमार है। चमारों की संख्या ज्यादा है, इसके बावजूद भी लगातार जो है ब्राह्मण चुनाव जीतते रहते हैं। और पूरी की पूरी कहानी जो है वो 3 चुनावों में, प्रथम चुनाव 3 चुनावों में है। प्रथम चुनाव है जिसमें राम सिंह जो है वो निर्विरोध जीत जाता है। राम सिंह को निर्विरोध मुखिया, चुनाव किसका है, मुखिया का, मुखिया का चुनाव है या प्रधानी का चुनाव है, किसका चुनाव है, मुखिया का या प्रधानी का चुनाव है। प्रथम चुनाव देश की आजादी के बाद उस गांव का होता है, रामनेर गांव में। तो उसमें कौन जीत जाता है, राम सिंह निर्विरोध जीत जाता है। और जीत क्या जाता है, कुछ ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर उसको निर्विरोध चुन लेते हैं। दूसरा चुनाव, द्वितीय चुनाव जब होता है तब तक महेंद्र और बलवीर, जिसके पिता को राम सिंह के पिता ने मरवाया था, वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए गांव में आते हैं और चमारों को जागृत करते हैं कि अगर तुम्हें ठाकुरों के आतंक से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें एक हो जाना चाहिए, तुम्हारी संख्या उनसे बहुत अधिक है और तुम जीत सकते हो और तुम्हारा व्यक्ति मुखिया बन सकता है। इसके लिए वो फगना को पकड़ते हैं। फगना जो है वो कुछ पढ़ा लिखा भी है, आर्थिक रूप से संपन्न भी है, और वह तैयार भी हो जाता है और वो उन सबको तैयार करते हैं चुनाव के लिए। और चमार जो है पूरी तरह से एक हो जाते हैं लड़ने के लिए। अब जो ठाकुर है उनको ऐसा लगता है कि हम चुनाव में हार जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो एक उपाय करते हैं बड़ी ही चाल के साथ। वो जो चमारों का 2 वर्ग रहता है, एक होता है भूमिहीन और कमजोर वर्ग और निर्धन वर्ग, और एक होता है आर्थिक संपन्न वर्ग, ठीक है, जिनके जमीन जायदाद भी है। तो जो भूमिहीन और कमजोर वर्ग है वह वर्ग ठाकुरों के खेतों में ही काम करता है, वहीं पर घास फूस काट कर लाता है। तो वह उनको बुलाते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुम लोगों ने वोट फगना को दिए, क्योंकि चमारों की ओर से कौन खड़ा हुआ था, महेंद्र, और उन्होंने किसको खड़ा किया था, फगना को। अगर तुम लोगों ने वोट फगना को दिए तो तुम्हें खेत में घुसने नहीं दिया जाएगा और तुम्हारे साथ वो हालत की जाएगी जिसको तुम याद रखोगे। तो वो डर जाते हैं और उसके बावजूद चमार जो अन्य लोग हैं वो उनसे पूछते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं वोट आपको डालेंगे। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वो डर के मारे वोट राम सिंह को डाल देते हैं और राम सिंह दूसरा चुनाव भी जीत जाता है। राम सिंह दूसरा चुनाव भी जीत जाता है। और इस चुनाव में बलवीर व महेंद्र को चमारों को भड़काने के कारण राम सिंह के गुंडों द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है और इसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद वो फिर कभी मुड़कर नहीं आते हैं। फिर आता है तीसरा चुनाव। अब तीसरे चुनाव में ये तय हो गया था, तब तक जो पूरा चमार वर्ग था वो जागृत हो चुका था और वह ठाकुरों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। अब उन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया था और वो ठाकुर और ब्राह्मणों की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देते थे। ठाकुर और ब्राह्मण जो है अब उनसे घबराने लग गए थे और उन्हें यह लगने लग गया था कि इस बार 100% जो है इनकी ही जीत होगी। लेकिन अचानक क्या होता है कि जैसे ही चुनाव होते हैं और चुनावों के अंदर जो चुनाव अधिकारी आता है वह ठाकुर आ जाता है, रणवीर सिंह नाम का एक ठाकुर आता है। और जैसे ही राम सिंह को यह ज्ञात होता है कि जो चुनाव अधिकारी है वह ठाकुर आया है, तो वह उसको अपने घर बुलाता है। घर बुलाकर उसको शराब पिलाता है और नोटों की गड्डी देता है और वह ठाकुर को आश्वासन देता है कि ठाकुर साहब, अगर बात शान की है, ठाकुरों के शान की है, बात अगर ठाकुरों के शान की है तो आप निश्चिंत हो जाइए, प्रधानी आप ही जीतेंगे। और इस तरह से वह क्या करता है कि महिलाओं के जो वोट होते हैं वो वोट फर्जी, चमार महिलाओं के वोट फर्जी तरीके से राम सिंह को डलवा देता है और राम सिंह पुनः 100 मतों से
जीत जाता है। कितने मतों से? 100 मतों से जीत जाता है। अब आता है चतुर्थ चुनाव। अब चतुर्थ चुनाव में कोई चांस नहीं थे कि राम सिंह जीत सके। अब वो पूरी तरह से सतर्क थे और पूरी तरह से तैयार थे। अब राम सिंह क्या करता है, एक नई चाल खेलता है, पूरे गांव को एकत्रित करता है और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मैं सबके सामने माफी मांगता हूं, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस गांव के अंदर मैं शांति और अमन चाहता हूं। हम सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपस में हम लड़ाई झगड़ा करें, इसलिए मैं ये प्रधानी अब छोड़ता हूं। आप जिसको चाहे उसको प्रधान बना सकते हो। ऐसी स्थिति में उसके ही जो कुछ चमचे हैं वो कहते नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में आप ही प्रधान बनाइए, आप अपने बेटे नाहर सिंह को बनाइए। वो कहता नहीं, ये तो बात एक ही है। फिर वो क्या करते हैं, बड़ी ही चालाकी से एक ऐसे व्यक्ति का, राम सिंह कहते हैं बड़ी चालाकी से कि मैं किसी जाटव को प्रधान बनाना चाहता हूं, किसी जाटव को, किसी चमार को मुखिया बनाना चाहता हूं। ऐसा कह के वह एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है और सबसे पूछता है कि तुम्हें कोई ऐतराज है अगर किसी जाटव को प्रधान बनाया जाए, मुखिया बनाया जाए? तो सारे चमार जो जाटव जो भी होते हैं वो सारे हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हमें क्या ऐतराज होगा, अगर कोई चमार हम में से कोई अगर व्यक्ति प्रधान बनता है तो हमें कोई समस्या नहीं है। वह बड़ी चालाकी से लच्छी राम का नाम ले देता है। लच्छी राम जो उसका कर्जदार है और उसका ही व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में लच्छी राम का नाम ले देता है। यह चाल बाकी चमार नहीं समझ पाते, वहां से घर आ जाते हैं। घर आकर वो सोचते हैं कि यह तो गलत हुआ, क्योंकि अगर लच्छी राम प्रधान बन गया तो वह तो राम सिंह का ही चमचा है और राम सिंह ही प्रधान रहेगा। ऐसी स्थिति में वो इतवारी को खड़ा कर देते हैं। किसको? इतवारी को। अब चुनाव में 2 लोग खड़े हो गए, चमार जाति से 2 लोग खड़े हो गए, एक है इतवारी और एक है लच्छी राम। लच्छी राम को राम सिंह बार बार बुलाकर उसे उकसाता रहता है कि क्यों लच्छी राम, हमने तो तुझे खड़ा कर दिया था, चमार जाति से खड़ा करिया, तेरी जाति के लोग ही तुझे तेरा साथ नहीं दे रहे हैं और यह नशेड़ी होता है, ऐसे का कौन साथ दे? तो 2 वर्ग में बट जाता है। जो वर्ग आर्थिक संपन्न चमार होते हैं वो तो इतवारी की तरफ रहते हैं और जो निर्धन और ठाकुरों के घरों में काम करने वाले होते हैं वो होते हैं लच्छी राम की तरफ। अब दोनों जड़े आपस में लड़ रहे होते हैं, लगातार राम सिंह लच्छी राम को भड़काए रखता है। 2 ग्रुप बन जाते हैं चमारों के और ऐन वक्त पर राम सिंह चालाकी से चाल खेलते हुए क्या करता है, अपने बेटे नाहर सिंह को खड़ा कर देता है और नाहर सिंह, अब वोटिंग 3 प्रकार की हो जाती है। अब चमार जाति के बाट 2 भागों में बट जाते हैं, आधे इतवारी को और आधे लच्छी राम को, लेकिन ब्राह्मण और ठाकुरों के वोट नाहर सिंह को और एक बार पुनः ठाकुर जो है, ठाकुर का बेटा नाहर सिंह चुनाव जीत जाता है, मुखिया बन जाता है। तो संख्या बल में अधिक होने के बावजूद भी नहीं, तो तब हेतु भारद्वाज जी कहते हैं कि इस कहानी का पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा, अर्थात पर्दा नहीं गिरेगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह कहानी अभी जारी है और जारी है इस देश के कोने कोने में, इस देश के हर शहर में यह कहानी जारी है, इस देश की हर तहसील में, हर जिले में और हर गांव में यह कहानी आज भी जारी है। तो जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। लगातार बने रहेंगे आप लोगों के साथ। मैं कुलदीप कुमार, के सर। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, टाटा, सत श्री अकाल।